once again, very warm welcome to our channel. This is Barkha ma'am, your Aptech Guru. So my dear class 11th students जो बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं इस धमाकेदार सेशन का, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्रांड न्यू यूनिट की शुरुआत, दैट इज यूनिट नंबर 4 कंप्लीट इन दिस वन वीडियो। जी हाँ, यूनिट नंबर 3 तक हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। सभी चैप्टर्स और सभी यूनिट्स के वीडियो लेक्चर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके एक्सेस कर लेना। और आज शुरुआत कर रहे हैं यूनिट नंबर 4 इंट्रोडक्शन टू कैपस्टोन प्रोजेक्ट। आखिर ये कैपस्टोन प्रोजेक्ट होता क्या है ना, इसको कैसे क्रिएट करना है। अब देखो, जब बात आती है कैपस्टोन प्रोजेक्ट की, तो क्योंकि आप क्लास 11th में आ चुके हो, क्लास 10th में भी आपने प्रोजेक्ट बनाया होगा और क्लास 11th में भी आपको प्रोजेक्ट बनाने को दिया गया होगा। अब ये जो प्रोजेक्ट है ये कैसे बनाना है, बहुत सारे डाउट्स यहाँ पे उठ के आते हैं। मैम आखिर समझ ही नहीं आता कि क्या टॉपिक सिलेक्ट करें, ये भी समझ नहीं आता कि कैसे बनाएं, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करें, और अगर सॉफ्टवेयर यूज कर लेते तो उसमें कोड कैसे करें। प्रोजेक्ट सिलेक्शन में ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, राइट। तो आज के इस सेशन से आपके ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाने। अगर ऐसा कोई भी डाउट होगा तो स्टार्ट से लेकर एंड तक बने रहना, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ में आज के सेशन के बाद जाओगे। और चाहे लाइफ में आप कैसा भी प्रोजेक्ट बनाओ आज के इस सेशन के बाद अपने करियर में 100% उसके लिए श्योर रहोगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं धमाकेदार सेशन क्लास 11th यूनिट नंबर 4 के साथ। ये सेशन ना सिर्फ क्लास 11th के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी हर वो पर्सन के लिए इंपॉर्टेंट है जो बेसिकली किसी भी एज ग्रुप का हो, जो इनिशियली प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहता हो, इनिशियली इनिशिएटिव लेना चाहता हो, बट उसे समझ नहीं आ रहा है कि कैसे स्टार्ट करें, कहां से शुरू करें, है ना। वो सारी चीजें हम यहां डिस्कस करेंगे, राइट। तो अब एआई में इसको क्यों इंक्लूड किया गया है, सबसे पहला क्वेश्चन ये भी आपके दिमाग में आ रहा होगा। देखो बेटा, होता क्या है कि हम एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, चाहे आपका आईटी हो, आईपी हो, एआई हो, सीएस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, हर सब्जेक्ट में, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में आपको प्रोजेक्ट बनाने होते हैं। और ये प्रोजेक्ट रिलेटेड होता है आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड। मींस कि अगर आप एआई से हो तो आपको एआई रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट बनाना होगा, है ना। आपको कोई ऐसा टॉपिक सिलेक्ट करना होगा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड हो, जो सीएस से रिलेटेड हो, जो आईपी से रिलेटेड हो, है ना। तो प्रोजेक्ट तो आपको बनाना होता है, राइट। तो एआई में हम यहां पर पढ़ेंगे कि आपको एआई इनेबल्ड मॉडल जो है उसके लिए कैसे प्लानिंग कर सकते हो, कैसे स्टार्ट कर सकते हो, उसको कैसे आगे ग्रो कर सकते हो, राइट। सो अब कैपस्टोन प्रोजेक्ट होता क्या है, ये इस साल से ही सिलेबस में इंक्लूड किया गया है, दैट इट इज अ प्रोजेक्ट वेयर स्टूडेंट्स मस्ट रिसर्च अ टॉपिक, डीपली अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट मैटर एंड इंटीग्रेट ऑल देयर नॉलेज गैदर्ड अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट टू डेवलप अ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। मतलब कोई भी प्रोजेक्ट बनाओ अपनी लाइफ में, सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि किसी भी प्रॉब्लम को आप डिफाइन करके ही आगे प्रोजेक्ट डेवलप करोगे। मतलब व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाई यू डिफाइन दिस प्रोजेक्ट। आप जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हो क्यों बना रहे हो। तो कैपस्टोन प्रोजेक्ट क्या बताता है, कैपस्टोन प्रोजेक्ट यही बताता है कि इसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बेसिकली रिसर्च करते हैं टॉपिक को, ठीक है, और उस टॉपिक को फिर डीपली समझते हैं कि एक्चुअल में उस टॉपिक में क्या प्रॉब्लम्स थी, उस टॉपिक में आप और कुछ क्या ऐड ऑन कर सकते हो, या जो प्रॉब्लम्स थी उसको कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो आप उस रिसर्च के बेसिस पर एक टॉपिक डिसाइड करते हो, राइट। सो एआई कैपस्टोन प्रोजेक्ट विल गिव लर्नर्स टू एन अपॉर्चुनिटी टू इंप्लीमेंट द एआई स्किल्स एज द फाइनल स्टेप इन द लर्निंग पाथ टू शोकेस देयर एक्सपर्टाइज इन द सब्जेक्ट मैटर। दिस इज द डेफिनेशन। अगर आपसे पूछ ली जाती है एआई कैपस्टोन प्रोजेक्ट के बारे में तो यही लिखकर आना है। ये लर्नर्स को वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है जिसके बेसिस पर आप अपने एआई स्किल्स को फाइनल स्टेप दे सकते हो, आप अपने लर्निंग स्किल्स को इंक्रीज कर सकते हो, आप अपनी एक्सपर्टाइज को शो कर सकते हो अपने सब्जेक्ट मैटर में। मतलब जो आपका सब्जेक्ट है उसमें आप कुछ बेटर अचीव कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स। अब ये प्रोजेक्ट सर्च कैसे करना है ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसा नहीं कुछ नया सर्च करके लेकर आना है जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अगर ऐसा कर लो तो बहुत बढ़िया बात है बेटा, है ना। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ यही करना है जो एग्जिस्ट कर रही है चीजें, जितने एआई मॉडल बने हुए हैं आपके आसपास उनको रिसर्च करना है और उनकी रिसर्च के बेसिस पर आपको कुछ बेस्ट फाइंड आउट करके निकालना है कि उस रिसर्च में अगर कोई लिमिटेशन है, कोई लैक है या कोई प्रॉब्लम आपको दिख रही है तो आप उसको कैसे ओवरकम करोगे। बस यहीं से कैपस्टोन प्रोजेक्ट्स की शुरुआत होती है। तो होपफुली आपको आज के सेशन का टारगेट क्लियर हो चुका है कि आखिर इस चैप्टर का मोटिव क्या है। स्टूडेंट्स को सिर्फ यही समझाना कि ना सिर्फ एआई बल्कि बाकी सारे सब्जेक्ट्स में भी, या बाकी सारी किसी क्लासेस में भी, आगे चल के आप कॉलेज में जाओगे, कॉलेज में भी आपको प्रोजेक्ट्स बनाने होंगे, वहां कोई ये नहीं समझा रहा होगा कि बेटा प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, प्रोजेक्ट में क्या लेना है, कौन सा टॉपिक सिलेक्ट करना है। दिस इज ओनली डन बाय यू, सिर्फ आपके थ्रू ही होगा और आपको ही सोचना होगा,
है ना। तो समझ में आ रही है बात। तो आपको क्लास 11th से रेडी किया जा रहा है फॉर दिस पर्पस। सो व्हाइल डूइंग अ कैपस्टोन प्रोजेक्ट, स्टूडेंट विल लर्न मोर अबाउट प्रॉब्लम्स व्हेन व्हिच दे कैन सॉल्व टू इंप्रूव देयर लाइव्स एंड मेक द वर्ल्ड बेटर प्लेस। ऑल्सो दे हैव लर्न मेनी इंपॉर्टेंट स्किल्स इंक्लूड, क्या सीखते हैं बच्चे इसमें, स्टूडेंट सीखते हैं हाउ टू वर्क एज अ टीम मेंबर। अभी देखो प्रोजेक्ट तो बना दोगे, मार्क्स भी मिल जाएंगे, बट इन सारी चीजों से आपको कुछ और भी चीजें सीखने को मिलती है ना। सबसे पहली चीज कि अगर आपको टीम में प्रोजेक्ट बनाने को मिला है तो टीम को कैसे मैनेज करना होता है, ठीक है, एक टीम में रहकर काम कैसे करना होता है, ठीक है, और कोई भी इश्यू आता है तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करें, वो आपके वर्क को कैसे अफेक्ट कर रहा है, हाउ टू ब्रेनस्टॉर्म सॉल्यूशंस एंड सिलेक्ट द बेस्ट वन। आपके पास अगर बहुत सारे आइडियाज है तो उनमें से कैसा आइडिया आपको सिलेक्ट करना है, थोड़ा दिमाग लगा के आपको बेस्ट वन सिलेक्ट करना होगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। हाउ टू डिसाइड विच टाइप ऑफ एआई मे बी यूजफुल फॉर प्रपोज्ड सॉल्यूशन। अभी देखो बहुत सारे टाइप के एआई यूज होते हैं, है ना, कुछ इजी भी होते हैं सॉफ्टवेयर जो आप इजीली बना सकते हो। तो आपको यार डिपेंड करना है स्ट्रॉन्ग एआई, वीक एआई, नैरो एआई, किस पर्टिकुलर एआई बेस्ड सॉल्यूशन को आप यूज करने वाले हो, सॉफ्टवेयर को यूज करने वाले हो। नाउ हाउ टू एथिकली गैदर एंड यूज डेटा टू ट्रेन अ कंप्यूटर टू हेल्प सॉल्व द इशू। और फिर एथिकली आप सारे लोग मिलकर, जितने टीम मेंबर्स हैं वो ये समझते हो और सीखते हो कि एक्चुअल में आप लोगों ने मिलकर कैसे इशू को सॉल्व किया, राइट। हाउ टू टेस्ट द प्रोटोटाइप विद यूजर्स एंड यूज देयर फीडबैक टू इंप्रूव द सॉल्यूशन। और एट लास्ट आप उसका एक प्रोटोटाइप रेडी करते हो, मतलब एक प्रोटोटाइप मॉडल बना लेते हो जो बेसिकली आपके काम का फीडबैक देता है कि आपने जो किया है, जो आपने मॉडल बनाया है वो कैसे काम कर रहा है ना। और अगर वो बढ़िया तरीके से काम कर रहा है तो दैट इज ओके, उसको टेस्ट करोगे, डिप्लॉय करोगे आगे। लेकिन अगर वो काम नहीं कर रहा है तो आप उसको वही टेस्ट करके प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने की कोशिश करोगे। सो हाउ टू पिच देयर सॉल्यूशन टू पीपल हु विल बी एबल टू हेल्प देम टेक एक्शंस, ठीक है। सो ये कुछ चीजें हैं जो हम क्या करते हैं, वी कैन लर्न द इंपॉर्टेंट स्किल्स व्हाइल वी आर क्रिएटिंग एनी कैपस्टोन प्रोजेक्ट। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट सम एग्जांपल कि अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये अराइज हो जाता है कि मैम आखिर प्रोजेक्ट बनाए क्या, यही समझ नहीं आ रहा होता है, ठीक है। तो क्लास 11th एआई के स्टूडेंट्स इन टॉपिक्स पे अपना प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, लाइक स्टॉक प्राइसेस प्रेडिक्टर, डेवलपर सेंटिमेंटल एनालाइजर, मूवी टिकट प्राइस प्रेडिक्टर, स्टूडेंट्स रिजल्ट प्रेडिक्टर, ह्यूमन एक्टिविटी रिकॉग्निशन यूजिंग स्मार्टफोन डेटा सेट, क्लासिफाइंग ह्यूमंस एंड एनिमल्स इन फोटो। लाइक ये सारे एआई मॉडल्स आप आराम से जो प्रेडिक्शन पर बेसिस पर रिजल्ट देंगे ये बना सकते हो, ठीक है। ये सारे एआई मॉडल है जो आप इस क्लास 11th में एआई प्रोजेक्ट में बना सकते हो। सो ये कुछ एग्जांपल है लिस्ट की जो आप न्यू और इनोवेटिव आइडियाज के साथ में इन प्रोजेक्ट्स को कर सकते हो। नाउ बिफोर स्टार्टिंग अ प्रोजेक्ट, आप कोई प्रोजेक्ट बनाना कैसे है, इसकी क्या स्टेप्स होंगी वो समझने से पहले वन शुड एनालाइज वेदर अ प्रॉब्लम हैज a pattern associated with it. If there is no pattern, then the problem cannot be solved with AI technology. If it is fundamental that this situation is there a pattern is asked before deciding to embark on an AI development journey, है ना। देखो सबसे पहली चीज तो आपको ये देखनी होगी, जो प्रोजेक्ट आप बना रहे हो, जो भी सपोज इनमें से आपने कोई सा एक टॉपिक सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, कौन सा टॉपिक सिलेक्ट कर लिया, मैम स्टूडेंट रिजल्ट प्रेडिक्टर सिलेक्ट कर लिया, राइट। अब ये स्टूडेंट वाला क्यों लिया है, ताकि आपको जल्दी से और आसानी से समझ में आ सके। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट रिजल्ट प्रेडिक्टर में आप सबसे पहले तो ये एनालाइज करना चाहिए आपको कि वेदर द प्रॉब्लम हैज अ पैटर्न एसोसिएटेड विद इट, जो प्रॉब्लम है क्या उससे कोई पैटर्न एसोसिएटेड है, और अगर कोई पैटर्न नहीं होता है तो आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। देन द प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व विद द एआई टेक्नोलॉजी, राइट। कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, कोई पैटर्न है ही नहीं, तो उसको कैसे सॉल्व करोगे, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्रॉब्लम होनी चाहिए, ओके। अभी जैसे स्टूडेंट रिजल्ट प्रेडिक्टर आप प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, आप बहुत ज्यादा मैन्युअली देखोगे। सपोज फॉर एग्जांपल कि आपकी क्लास में कोई XYZ स्टूडेंट है, उसका रिजल्ट प्रिडिक्ट करना है, तो कैसे प्रिडिक्ट करोगे भाई, वो 11th में आ चुका है तो आप उसका 6th 7th 8th 9th 10th का रिजल्ट देखोगे और उसके बेसिस पर आप ये प्रिडिक्ट कर पाओगे। तो ये तो हम ह्यूमन बीइंग्स जो प्रिडिक्शन करते हैं, डिसीजन लेते हैं, मैम इमोशंस होते हैं, बहुत सारी इंटेलिजेंस होती है। बट व्हाट अबाउट कि हमें एक ऐसा एआई मॉडल बनाए जो कि किसी स्टूडेंट के रिजल्ट को प्रिडिक्ट कर दे, ठीक है, कि भाई 11th में उसका क्या रिजल्ट होने वाला है। तो इसके लिए आप उसको पहले डेटा दोगे, जो भी डेटा आप उसको प्रोवाइड करोगे, ऑन द बेसिस ऑफ दैट डेटा मशीन विल प्रिडिक्ट। तो आपके पास यहाँ प्रॉब्लम तो होनी चाहिए ना कि हम एक ऐसा एआई मॉडल बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि रिजल्ट को प्रिडिक्ट करे। अगर पहले से कोई मॉडल डेवलप है, मान लो, है ना, आपने रिसर्च किया, तो उसमें क्या प्रॉब्लम्स थी, तो उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने की कोशिश करोगे। दैट्स द टॉपिक ऑफ योर प्रोजेक्ट, गॉट माय पॉइंट। अगर कोई पैटर्न या कोई प्रॉब्लम मिल ही नहीं रही है तो एआई टेक्नोलॉजी यहाँ काम क्या करेगी। मेरी बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि कौन सा प्रॉब्लम है या क्या आपको रिक्वायरमेंट दिख रही है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू विल क्रिएट अ प्रोजेक्ट। सो देयर आर वेरियस एआई टेक्नोलॉजीज और टेक्निक्स व्हिच
कैन बी अप्लाइड टू चेक पैटर्न्स एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स। अब इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, इन पैटर्न्स को चेक करने के लिए यहाँ पर बहुत सारी एआई टेक्नोलॉजीज हैं, जिसमें प्रिडिक्टिव एनालिसिस हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द पैटर्न्स बाय आस्किंग डिफरेंट क्वेश्चंस व्हिच फॉल इनटू डिफरेंट अप्रोचेस। नाउ सम ऑफ द क्वेश्चंस गिवन बिलो। देखो अब यहाँ पे अगर हम प्रिडिक्टिव एनालिसिस की बात करें तो कोई मशीन जो कि प्रिडिक्टिव एनालिसिस कर सकती है तो वो किसी पैटर्न पर एनालाइज करती है। फॉर एग्जांपल कि मैंने एक एआई मॉडल बनाया जो कि स्टूडेंट्स के रिजल्ट को प्रिडिक्ट कर रहा है, तो अब मैं वहां पर उसको कुछ डेटा दूंगी, लाइक मैंने उसको 6th 7th 8th 9th 10th 5 साल का रिजल्ट प्रोवाइड कर दिया उस एक बच्चे का। अब बाकी बच्चे भी अपना रिजल्ट प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे, भाई एआई मॉडल जो रिजल्ट प्रिडिक्ट करके दे रहा है, तो हम सारे स्टूडेंट का डेटा वहां फीड कर सकते हैं, तो मशीन एक पैटर्न के बेसिस पर जो है आंसर जनरेट करना शुरू करेगी, तो वो इस तरीके से प्रिडिक्टिव बेसिस पर आंसर जनरेट करेगी। तो उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, उसके लिए कुछ क्वेश्चंस है जो बेसिकली यूज होते हैं। सबसे पहले विच कैटेगरी, जिसको क्लासिफिकेशन कहते हैं, हाउ मच और हाउ मैनी, जिसको रिग्रेशन कहते हैं, विच ग्रुप, जिसे क्लस्टरिंग कहते हैं, एंड इज दिस अनयूजुअल। देन यहां पर अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो हम एनोमली को डिटेक्ट करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। विच ऑप्शन शुड बी टेकन, दैट इज रिकमेंडेशन। ठीक है, अगर ये सारी चीजें होती है तो आप और क्या रिकमेंड करने की कोशिश करें। तो ये जो भी एआई रिलेटेड टर्म्स है ये सब हम क्लास 10th में पढ़ चुके हैं, दैट इज क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन, क्लस्टरिंग, एनोमली डिटेक्शन एंड रिकमेंडेशन। ये जितने भी आपने देखा क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन, क्लस्टरिंग, एनोमली डिटेक्शन, ये सभी मशीन लर्निंग टेक्निक्स है ना, ये हमने सब पढ़ा है, सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग के टाइप्स में डिस्कस किया हुआ है। तो यही सारी चीजें जो हमें पता होनी चाहिए, यही सारे वो क्वेश्चंस है जो कि मशीन को ट्रेन करते समय हमें बताने होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दैट मशीन विल प्रिडिक्ट द रिजल्ट। ओके, नाउ वंस दिस क्वेश्चंस आर आंसर्ड वी कैन डिसाइड दैट द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड यूजिंग एआई। Obvious complex problems cannot be dealt with this such. Okay, अगर कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है तो वो इन सारे क्वेश्चन से हैंडल नहीं हो पाएगी, तो फिर क्या करेंगे मैम, देन वी ट्राई टू सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम टू एनालाइज इट। तो ऑब्वियस सी बात है, कोई भी बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है तो भाई डिफिकल्ट टास्क को तो डिफिकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना होता है। ऐसा नहीं होता ना कि चुटकियों में कोई डिफिकल्ट टास्क सॉल्व हो जाए। कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम अगर आपके पास आ गई तो आप उसको धीरे धीरे सॉल्व करोगे, उस प्रॉब्लम को डिवाइड कर लोगे स्मॉलर प्रॉब्लम्स में और फिर उसको सॉल्व करोगे, राइट। तो इसी को कहते हैं प्रॉब्लम डीकंपोजिशन। क्या कहते हैं इसको हम, प्रॉब्लम डीकंपोजिशन। फॉर एग्जांपल कि आपने कोई टारगेट बना रखा है कि आपको क्लास 12th में, अभी तो आप 11th में हो, कि क्लास 12th में आपको टॉप करना है, लाइक आपको 100 आउट ऑफ 100% के अकॉर्डिंग टॉप करना है। तो देखो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यस दिस इज योर गोल, दिस इज योर अचीवमेंट जो आप अचीव करना चाहते हो। अब इसको अचीव करने के लिए आपके लिए एक बिगर चैलेंज आपके सामने है। अभी फिलहाल राइट नाउ आप क्लास 11th में हो, इसको अचीव करने के लिए आपको पता है कि क्लास 11th का आधा सिलेबस क्लास 12th में आता है कि नहीं, क्लास 11th क्लास 12th से रिलेटेड है। तो अगर आपने क्लास 11th में अच्छे से पढ़ाई करी, आपके इस टारगेट को आप यहाँ पे डिवाइड कर लो। क्लास 11th में जो आप पढ़ रहे हो उसका हाफ ऑफ द सिलेबस क्लास 12th में आएगा, क्योंकि क्लास 11th इज द बेस फॉर क्लास 12th, ये आपको अच्छे से पता है। तो आपने यहाँ पर कुछ शेड्यूल्स, कुछ चैप्टर्स, कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि टीचर्स बताते हैं कि बेटा ये 12th में आते हैं। जैसे मैं ही बताती हूँ कि पाइथन प्रोग्रामिंग आपको क्लास 12th में भी पढ़ना है, कैपस्टोन प्रोजेक्ट वाला चैप्टर एज इट इज आपको क्लास 12th में फिर पढ़ना है। तो अगर आपने यहाँ पे अच्छे से समझा है तो आपकी आधी चीजें क्लास 12th में जाके कम हो जानी है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो आपने अपने टास्क को यहाँ डिवाइड कर लिया, तो एक बिगर टास्क को, एक बिगर रिजल्ट को अचीव करने के लिए हम उसको क्या कर लेते हैं, स्मॉलर टास्क में डिवाइड कर लेते हैं। दिस इज नोन एज प्रॉब्लम डिकम्पोजिशन। तो प्रॉब्लम डिकम्पोजिशन की स्टेप्स क्या होती है मैम, आखिर ये प्रॉब्लम को डिवाइड करें कैसे? तो फर्स्ट है अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एंड देन रीस्टेट द प्रॉब्लम इन योर ओन वर्ड्स। देखो कोई भी समस्या ऐसी नहीं होती जिसका हल नहीं होता। दुनिया में सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन होता है। जैसे मैथमेटिक्स में हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता है ना, वैसे हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पर भी किसी डिफिकल्ट प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को समझने के लिए पहले हम क्या करेंगे, उसको रीस्टेट करेंगे अपने वर्ड्स में कि आखिर वो प्रॉब्लम जो है उसको आप क्या समझ रहे हो, कैसे समझ रहे हो। आप उसको लिखो अपने ओन वर्ड्स में, अपने ओन वर्ड्स में समझो। सो नो व्हाट द डिजायर्ड इनपुट एंड आउटपुट आर। ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपको ये समझ में आएगा कि आखिर आपको क्या इनपुट्स चाहिए, क्या आउटपुट्स आप गेन करना चाहते हो। आस्क क्वेश्चंस फॉर क्लैरिफिकेशन टू, खुद से बातचीत करो कि इस प्रॉब्लम को मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, क्या मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, वैसे करूंगा तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर पाऊंगा। जैसे कोई एक क्वेश्चन होता है ना मैथ्स में जिसकी बहुत सारी मेथड्स होती है, एक मेथड समझ में नहीं आ रही तो मैडम हम दूसरी मेथड से सॉल्व कर लेते हैं, दूसरी तो समझ में आती है। जैसे लीनियर इक्वेशंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैथ्स में 3 से 4 मेथड्स होती है, एलिमिनेशन मेथड होती है, सब्स्टिट्यूशन मेथड्स होती है। अगर एक नहीं समझ में आ रही तो हम दूसरी मेथड से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल वैसी हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। तो
यहाँ पे जो प्रॉब्लम आपको दिख रही है उसको रीस्टेट करो, उसके इनपुट्स उसके आउटपुट समझने की कोशिश करो। नाउ ब्रेक द प्रॉब्लम डाउन इनटू फ्यू लार्ज पीसेस। अगर बड़ी प्रॉब्लम है तो उसको लार्ज पीसेस में डिवाइड करो, ठीक है। राइट दिस डाउन आइदर ऑन पेपर और कॉमेंट इन अ फाइल। आप इन प्रॉब्लम्स को लिख सकते हो, नाउ कहीं भी लिख सकते हो, लाइक ऑन द कमेंट, लाइक इन द फाइल, ब्रेक कॉम्प्लिकेटेड पीसेस डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस। फिर जो भी कॉम्प्लिकेशंस है उसको फिर स्मॉलर पीसेस में डिवाइड करो। नाउ कीप ब्रेकिंग डाउन अंटिल द पीसेस आर स्मॉल। जब तक इस प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में डिवाइड करते रहो और उसको सॉर्ट आउट करते रहो जब तक आपकी बिगर प्रॉब्लम सॉल्व ना हो जाए। मतलब धीरे धीरे छोटी छोटी अचीवमेंट्स को अगर आप अचीव करोगे तो अल्टीमेटली आप अपने बिग टारगेट को अचीव कर जाओगे। बताओ कर लोगे या नहीं कर लोगे? कर लोगे ना। सपोज कि आपको अपने दोस्त की पार्टी में भी जाना है और आपको पढ़ाई भी करना है, आपका टेस्ट भी आपके साथ में, सब एक साथ आ चुका है। अगर आपके पास बचा हुआ जो टाइम है, अगर आपके पास 6 घंटे भी बचे हुए हैं दोस्त की पार्टी में जाने के पहले, तो आप उस टाइम को यूटिलाइज करोगे, आप उस टाइम को डिवाइड कर लोगे कि भाई 3 आवर्स में मुझे ये सब्जेक्ट्स पढ़ना है, फिर हैप्पीली आप पार्टी में जा सकते हो, है ना। जस्ट आई एम गिविंग इन लिटिल बिट एग्जांपल जो कि आप फेस कर रहे होते हो, राइट। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, अपने टाइम शेड्यूल को, अपनी प्रॉब्लम्स को डिवाइड कर लेते हैं और फिर उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं। तो जितने स्मॉलर पीसेस में आपके पास प्रॉब्लम्स होगी उनको अगर आप अचीव करते जाओगे तो बिगर प्रॉब्लम आपकी ऑटोमेटिकली सॉल्व होगी। सो कोड वन स्मॉल पीस एट अ टाइम। आप सबसे पहले एक छोटे स्मॉल पीस प्रॉब्लम जो भी आपका था उससे रिलेटेड आप कोड करो। एक बार वो कोड कंप्लीट हुआ, वो सक्सेसफुली रन हुआ, तो आप आगे अपनी बड़ी प्रॉब्लम पे जाओगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपको 2 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम बनाना है, तो भाई आपने a = 10, b = 20, c = a + b और प्रिंट करवा लिया c। और जैसे ही ये प्रोग्राम आपका रन हुआ तो आप क्या करोगे, एक अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा मैम कि यार ये तो रन हो गया, तो इसके बाद हम इसको दूसरे नंबर्स के लिए भी रन कर सकते हैं। तो फिर आप उसके लिए चेक करोगे, तो आपका ये एक कोड ऑफ पीस रन हुआ तो आप दूसरे कोड ऑफ पीस पे जाओगे। फिर आप सोचोगे क्या हम कैलकुलेटर बना सकते हैं, क्या हम प्लस माइनस इंटू डिवीजन सब कर सकते हैं, ऑब्वियस कर सकते हो। तो आप उसके लिए फिर आगे बढ़ोगे। हाँ, एरर्स आएंगी बीच में कोड में कुछ, बट उसको रिजॉल्व भी करोगे। अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग? तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि कोड वन स्मॉल पीस एट अ टाइम, थिंक अबाउट हाउ टू इंप्लीमेंट इट एंड राइट अ कोड और क्वेरी, टेस्ट इट ऑन योर ओन एंड फिक्स प्रॉब्लम्स इफ एनी। तो खुद से चेक करो, रन करने के बाद कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको फिक्स करो। अंडरस्टूड? दिस इज व्हाट, हाउ अबाउट, दिस इज प्रॉब्लम डिकम्पोजिशन स्टेप्स, कि एक लार्ज प्रॉब्लम को आप डिवाइड कर सकते हो। बट व्हाट अबाउट अगर कोई क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग की बात आ जाए, तो ये क्या होता है मैम? देखो, क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग की अगर डेफिनेशन आ जाएगी तो क्या लिख कर आओगे? क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग इज द एबिलिटी टू एनालाइज अ सिचुएशन एंड मेक अ जजमेंट बेस्ड ऑन द फैक्ट्स ऑन द डेटा। जो भी आपके पास में फैक्ट्स है, जो भी आपके पास में डेटा है, उसमें जजमेंट करना, ठीक है, और बहुत केयरफुली एनालाइज करके सिचुएशन को सोच समझ के, इसी को कहते हैं क्रिएटिव क्या बोलते हैं, क्रिटिकल और क्रिएटिव थिंकिंग, ठीक है। दैट refers to the ability to come up with new ideas and rather solutions। देखो, इसमें बेसिकली जो भी प्रॉब्लम्स होती है ना, उसको आपको नए आइडियाज के साथ में सॉर्ट आउट करना होता है। जैसे अगर मैं बात करूं, दिस 2 skills are very important to raise questions against problems, gather and assess relevant information, brainstorm ideas and formulate well-reasoned conclusions and solutions। So creative thinking and critical thinking are necessary skills for equipping individuals to be social change makers, leaders and innovators। अभी देखो, जितने भी leaders, innovators या हम जिसकी भी बात करते हैं, जो भी आपके रोल मॉडल या इंस्पिरेशन है, वो बेसिकली उनके पास भी प्रॉब्लम्स आती है, हर किसी के पास प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको सोचना समझना पड़ता है। उस चीज को आप कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, उसके क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, है ना, वो हमें पता करना होता है। तो किसी भी सिचुएशन को अगर आप प्रॉपरली एनालाइज करते हो, है ना, तो उसी को हम कहते हैं यहाँ पे क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग, ठीक है। सो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स कैन बी इजीली सॉल्व यूजिंग क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग। और यही जो अभी हमने देखा प्रॉब्लम डेफिनेशन ना, इसमें आप अप्लाई यही कर रहे हो, क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग। समझ में आ गया? दिस हैज अ सिस्टमैटिक अप्रोच एड्रेस एनी प्रॉब्लम। यहाँ पे किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप एक प्रॉपर सिस्टमैटिक अप्रोच को फॉलो करते हो, एंड दिस इज नोन एज डिजाइन थिंकिंग। तो क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग से एक डिजाइन थिंकिंग करके कॉन्सेप्ट निकल के आता है। अब ये डिजाइन थिंकिंग क्या हुआ? ये एक नॉन लीनियर आइटरेटिव प्रोसेस होती है। नॉन लीनियर समझ रहे हो और आइटरेटिव समझ रहे हो, जो कंटिन्यूअसली चल रही होती है। दैट एक्सपर्ट टीम्स यूज टू अंडरस्टैंड यूजर्स, चैलेंज असम्पशंस, रीडिफाइन प्रॉब्लम्स एंड क्रिएटिव इनोवेटिव सॉल्यूशन टू प्रोटोटाइप एंड टेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, इसको मार्क कर लेना, क्योंकि पूरे चैप्टर की कहानी इसी में छिपी हुई है। जो पूरा चैप्टर आगे हम अभी यूनिट डिस्कस करने वाले, नॉट चैप्टर, जो पूरा यूनिट डिस्कस करने वाले वो पूरा इसी में छिपा हुआ है, डिजाइन थिंकिंग में। क्योंकि जैसा आप सोच रहे हो, जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो, उसको सॉल्व करने के लिए आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसके
सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे. ऑन द बेसिस ऑफ दैट सॉल्यूशन यू विल डिजाइन योर रिजल्ट, कि आप अपना रिजल्ट डिजाइन करोगे भाई ये रिजल्ट फाइनली में फिक्स किया है आपने. ठीक है. सो डिजाइन थिंकिंग इज अ नॉन लीनियर आइटरेटिव प्रोसेस दैट एक्सपर्ट टीम्स यूज टू अंडरस्टैंड यूजर्स. जो एक्सपर्ट टीम यहाँ पर आती है वो यूजर्स को समझती है, जो चैलेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, उनको फिक्स करती है एंड रीडिफाइन प्रॉब्लम्स. अगर उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम्स होती है तो उसको रीडिफाइन करना, और रीडिफाइन करने के बाद में इनोवेटिव सॉल्यूशंस के साथ में एक प्रॉपर प्रोटोटाइप डिजाइन करके उसको टेस्ट करना एंड फाइनली आउटपुट को गेन करना. ठीक है. दिस इज हाउ अबाउट डिजाइन थिंकिंग. अभी डिजाइन थिंकिंग इज अ डिजाइन मेथोडोलॉजी दैट प्रोवाइड्स अ सॉल्यूशन बेस्ड अप्रोच. ये आपको क्या प्रोवाइड करता है? किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बेस्ड अप्रोच प्रोवाइड करता है. अब ये कैसे मैम? ये बोलने में तो बहुत ईजी लगता है, बट हाउ इट इज. तो यहां पर क्या करते हैं, हम एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को डिवाइड कर देते हैं कुछ सब टास्क में या सब प्रॉब्लम्स में. ठीक है. और फिर हम कुछ 5 स्टेजेस को परफॉर्म करते हैं. अब वो 5 स्टेजेस क्या है? एम्फेथाइज, डिजाइन, आइडिएट, प्रोटोटाइप एंड टेस्ट. मार्क दिस लाइन, द 5 स्टेजेस ऑफ डिजाइन थिंकिंग. इसको अच्छे से याद कर लेना, इसको टिक मार्क कर लेना. ये आपसे पूछा जाता है कि किसी भी पर्टिकुलर क्रिटिकल और जो आपका क्रिएटिव थिंकिंग होता है, कोई ऐसा टास्क होता है तो उसमें डिजाइन थिंकिंग का क्या रोल होता है. किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, उसकी 5 स्टेप्स क्या होंगी. तो यही होगी बेटा. फर्स्ट इज एम्फेथाइज, सेकंड इज डिफाइन, थर्ड इज आइडिएट, फोर्थ इज प्रोटोटाइप एंड फिफ्थ इज टेस्ट. हाउ वी परफॉर्म दिस. अब ये आइटरेटिव कैसे है? देखो, एम्फेसाइज किया आपने, फिर डिफाइन किया आपने, तो फिर ये प्रोसेस ऐसे कंटिन्यूअसली चलती रहती है. ठीक है. अभी समझाऊंगी. टेस्ट करने के बाद कोई प्रॉब्लम फिर आई तो फिर से प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आप एम्फेसाइज करोगे और फिर डिजाइन डिफाइन करोगे, फिर आइडिएट, प्रोटोटाइप एंड टाइप. ये टेस्ट, ये सारी चीजें कंटिन्यूअसली चलती रहती है, इसीलिए इसको आइटरेटिव कहा है. समझ में आया? अब अगर एम्फेथाइज की बात करें तो एम्फेथाइज का मतलब क्या होता है? डिजाइन थिंकिंग बिगिंस विद एम्पैथी. देखो, ये सबसे बड़ा पॉइंट होता है. अगर आप किसी के साथ एम्फेथेटिकली बात कर रहे हो, एम्फेथेटिकली सोच रहे हो, कर रहे हो, तो वो बेस्ट होता है ना, बिकॉज वी आर ह्यूमन बींग्स. तो हम चाहते हैं कि जो एआई मॉडल हो वो उसके पास भी थोड़ी एम्फेथी हो, राइट? सो दिस रिक्वायर्स डूइंग अवे विद एनी पर कंसीव्ड नोशंस एंड इमर्जिंग वनसेल्फ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रॉब्लम फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. इन सिंपल वर्ड्स, अगर सिंपल वर्ड्स में कहें तो थ्रू एम्फेथी वन कैन पुट वनसेल्फ इन अदर पीपल्स शूज एंड कनेक्ट with how they might be feeling about their problem, circumstances or situation. For example, कि आप दो लोग हो, आप दो बेस्ट फ्रेंड्स हो. अगर आपका एक फ्रेंड खुश नहीं है या उसको कोई प्रॉब्लम भी है तो ऑब्वियस सी बात है कि आप भी खुश नहीं होगे. आप उसको थोड़ी एम्पैथी दिखाओगे कि भाई क्या प्रॉब्लम है, क्यों परेशान है, आप उससे पूछोगे. अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग? तो एक डिजाइन थिंकिंग में क्या होता है, जब आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हो तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी चाहिए. देयर इज अ चैलेंज वन नीड्स टू सॉल्व. यहाँ पे ये चैलेंज होता है कि आपको उसको सॉल्व करना है. हाउ डज I approach it? Empathy starts from here. कि आप किसी चीज को कैसे अप्रोच कर रहे हो, वहीं से empathy स्टार्ट हो जाती है. As a designer of the solution to a challenge, one should always understand the problem from end user perspective. This is done with the observation, interaction or by इमेजिनेशन. अगर एज ए प्रोग्रामर आप किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में हो या कोई नया टास्क है आपके पास जो आप एग्जीक्यूट करने वाले हो, तो यू विल स्टार्ट विद द एम्फेथाइज. आप जो भी डिजाइनिंग करोगे सॉफ्टवेयर के स्टार्ट करोगे तो इससे ही स्टार्ट करोगे. वाई? बिकॉज द लास्ट लाइन इज हियर इंटरैक्शन और बाय इमेजिनेशन से ही ये सारी चीजें होती हैं. जैसा इंटरैक्शन होगा वैसा आगे आप काम करोगे, वैसा ही आपका मशीन रिजल्ट देगा. ठीक है. सो डिजाइनर्स आर एक्सपेक्टेड to interact with customers, users or frequently together details facts about the problems and users expectations, a detailed analysis of these facts leading to solving the problem in the best possible way. तो डिजाइन थिंकिंग में क्या आता है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें बेसिकली एम्पैथी के साथ बात करना चाहिए, ताकि आप क्या कर सकते हो, जो भी प्रॉब्लम है उसको बहुत अच्छे से समझ सकते हो और समझने के बाद में उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस है सामने वालों की, उनकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग जो है सॉफ्टवेयर को डिजाइन कर सकते हो. अभी अगर हम यहाँ पे बात करें कि कैसे करना है मैम, तो ये एम्पैथी एक मैप है. यहाँ पे ध्यान से समझना. इस मैप में क्या बताया है, एक्सट्रीमली यूजफुल टूल है ये टू अंडरस्टैंडिंग द यूजर्स नीड. जो भी यूजर है उनकी नीड को समझने के लिए, उनके डीपर इनसाइट जाने के लिए बेसिकली यहाँ पे इस एम्पैथी मैप को फॉलो किया जाता है. इट ऑल्सो हेल्प्स टू डीपनिंग द अंडरस्टैंडिंग, गेनिंग इनसाइट टू द यूजर्स बिहेवियर. अंडरस्टूड? अब टू क्रिएट अ पर्सोना और प्रोफाइल फॉर द यूजर यू कैन यूज द एम्पैथी मैप activity to create a realistic general representation of the user or users. अब ये persona होता क्या है? It includes the details about users' education, lifestyle, interest, value, goals, needs, thoughts, desires, attitudes and actions.
अभी डिजाइन थिंकिंग में क्या कर रहे हो आप, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सर्च कर रहे हो। सपोज एक टीम में हो आप और किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कितने यूजर्स है, वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उसके बारे में पता करना है। तो उसके लिए आपको एम्पैथी मैप को फॉलो करना होगा। एम्पैथी मैप में क्या करोगे, आप इन सारी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन निकालोगे कि लाइक जो भी पर्सोना है, जो भी प्रोफाइल है जिनके साथ आप डील करने वाले हो, उनकी एजुकेशन क्या है, उनका लाइफस्टाइल क्या है, इंटरेस्ट क्या है, वैल्यू क्या है, गोल्स क्या है, नीड्स क्या है, थॉट्स क्या रखते हैं, उनके डिजायर्स क्या है, एटीट्यूड क्या है, और साथ में एक्शंस के बारे में जानोगे। अगर ये सारी चीजें आपको पता चली तो फिर आप एक बहुत बेटर वे में उनको समझ पाओगे, राइट। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, लाइक सेज, थिंग्स, डज एंड फील्स। कोई भी पर्सन क्या कहता है, आप क्या सोचते हो, है ना, आपको करना क्या है, और फिर इसके बाद फीलिंग क्या आती है। दिस इज व्हाट एम्पैथी मैप, ठीक है। अभी इसका एग्जांपल भी बताऊंगी, तो टेंशन ना लो कि करना क्या। अगर एम्पैथी मैप बनाने को आता है तो बेटा यही बना के आना। 4 क्वाड्रेंट बनाना है यहाँ पे, सेज, थिंक्स, डज एंड फील्स। अंडरस्टूड। एम्पैथी मैप इज डिवाइडेड इनटू 4 क्वाड्रेंट, सेज, थिंक्स, डज एंड फील्स। सेज क्या कहता है, दिस क्वाड्रेंट कंटेन्स व्हाटएवर द यूजर सेज अलाउड, कि बाकी सारे यूजर्स क्या कहते हैं। थिंक क्या कहता है, दिस क्वाड्रेंट डिपिक्ट्स द थॉट्स व्हिच यूजर हैव अबाउट द प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम आपके सामने है उस प्रॉब्लम के बेसिस पर लोगों की क्या सोच है वो बताता है। डज, दिस क्वाड्रेंट डिपिक्ट्स द एक्शन ऑफ द यूजर, ठीक है, यूजर के एक्शंस क्या है। एंड फील्स, दिस क्वाड्रेंट डिस्प्ले द इमोशनल स्टेटस ऑफ द यूजर। फीलिंग मतलब इमोशंस, है ना। गॉट इट। चलो इसका एग्जांपल समझे। अगर हमें कोई एम्पैथी मैप क्रिएट करना है, मान लो आपके पास कोई प्रॉब्लम है, जो मैंने बताया अभी कि आपको स्टूडेंट रिजल्ट प्रिडिक्शन बनाना है, तो भाई आप जिन स्टूडेंट के लिए रिजल्ट प्रिडिक्शन बनाने वाले हो तो आप उनसे ये तो पूछोगे ना कि प्रॉब्लम्स क्या है भाई, ये मशीन बनाने की या ये टूल बनाने की हमें जरूरत क्यों पड़ रही है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग इज दैट, एक बार आपने प्रॉब्लम जान ली तो जिन लोगों से आप प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हो, जिनके लिए एआई मॉडल बनाने वाले हो, तो आपको पहले उनके लिए एक एम्पैथी मैप डिजाइन करना होगा। अंडरस्टूड। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसको भी छोड़ो, एक सिंपल सा एग्जाम्पल, आपको सपोज कि कोई नया मोबाइल फोन खरीदना है, ठीक है, जो लेटेस्ट मोबाइल फोन हो। अब उसके लिए एक एम्पैथी मैप बना लो। ये आपके सामने एक एज ए प्रॉब्लम आ गया कि भाई आपको इमरजेंसी में कोई एक बहुत शानदार सा मोबाइल फोन खरीदना है, ठीक है, आपके बहुत सारे काम पेंडिंग है जो आप नहीं कर पा रहे हो बिकॉज यू डोंट हैव एनी गुड क्वालिटी फोन। अंडरस्टूड। तो क्या करना है, दिस इज योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो आप क्या करोगे यहां पर, आप सेज और फील, डज जो अभी हमने देखा यहां पर है ना एम्पैथी मैप, इसको आप कैसे फिल करोगे ये आपको पता होना चाहिए। तो इसमें आप वही चीज करने वाले हो कि फर्स्ट से इस क्वाड्रेंट में तो ये बोलोगे कि भाई जिस फोन को आप परचेज करना चाहते हो उसके बारे में लोग क्या कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बारे में लोगों की सोच क्या है ये भी तो पता होना चाहिए, नहीं लोग कहते क्या है, सोचते क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसी पॉपुलैरिटी होगी उस फोन की वैसे उसके फीचर्स होंगे, वैसे आप यूज कर पाओगे। अंडरस्टूड। डज में क्या आ जाएगा कि लोगों का उसका एक्शन क्या है, उस मोबाइल फोन को यूज कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू दिस व्हाट आर द एक्शंस ऑफ द यूजर्स। एंड फील्स के बाद अगर मान लो कि आपने वो फोन खरीद लिया तो व्हाट्स योर फीलिंग, अब वो गुड चल रहा है या बैड है, जैसा भी है वो, उसमें जैसे फीचर्स आप चाहिए थे वैसे है नहीं है, तो व्हाट हाउ यू फील्स। Understood what I am saying? So this is best example to creating an empathy map, right? So draw the empathy map grid as shown above. Write down the respective observations in the corresponding quadrants. हर एक quadrant में आपको उसके correspond जो है observations लिख देनी है जो आप observe कर रहे हो. These observation can be written directly or can paste as sticky notes. Sticky notes के format में भी paste कर सकते हो या आप handwritten भी लिख सकते हो. So through an example, just taking an example, Ankha lets a desktop computer. ठीक है? She is planning to buy one new laptop. Ankha नाम एक गर्ल है जिसके पास एक डेस्कटॉप पीसी था, अब वो अपना एक नया लैपटॉप खरीदने के लिए प्लान कर रही है फॉर हर एजुकेशनल पर्पस. सो लेट अस क्रिएट एन एम्पैथी मैप. देखो जैसे मैंने अभी मोबाइल फोन का एग्जांपल दिया, दिस इज हाउ अबाउट द एम्पैथी मैप, जिसके बेसिस पे आपको काफी सारी चीजें पता चल जानी है. तो यहाँ पर ये अंका जो बेसिकली क्या करना चाहती है, एक नया लैपटॉप परचेज करना चाहती है. तो अब वो सोच रही है कि लोगों की क्या राय है. सो यहाँ पे व्हाट ब्रांड्स इज बेस्ट, कौन सा ब्रांड का लैपटॉप खरीदे जो बेस्ट होगा, कौन सी स्टोर से खरीदे, लेटेस्ट मॉडल कौन सा होगा और किसका बैटरी बैकअप अच्छा होगा. ये उसकी सारी डाउट्स हैं जो लोगों से वो सुन रही, लोग क्या कहते हैं इसके बारे में. ठीक है. अब अगर बात करें हम थिंक की, तो ध्यान से समझो, डू आई मिस एनीथिंग, है ना, एंड इट इज वर्थ फॉर दैट मनी या शुड आई टेक डिसीजन फास्ट. तो ये उसकी सोच है. गॉट इट. अब डस करना क्या चाहिए, तो उसे अगर एक से ज्यादा लैपटॉप मार्केट में दिख रहे हैं तो कंपेयर द प्रोडक्ट्स, क्या उनका रिव्यू लेना चाहिए दोस्तों से, है ना. एंड नाउ व्हाट चेक्स वेबसाइट, अलग अलग वेबसाइट पे जाके वो चेक करना चाहिए. ठीक है, दिस इज डस. अब फील्स में क्या आ जाएगा, ओवरवेलम्ड, फियर, एक्साइटेड और एंग्जियस. ये चारों में से कोई भी फीलिंग हो गई. अगर जो उसने लैपटॉप परचेस कर लिया मान लो और वो अच्छा नहीं चला, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर वो जितनी एक्साइटेड थी अपने नए लैपटॉप को लेने के लिए वैसा नहीं होगा. उसको एक डर होगा या हम बोल सकते हैं कि एंग्जियस वाली फीलिंग आ सकती है. या फिर
अगर जो लैपटॉप उसने परचेज किया वो बहुत अच्छा है, जैसा वो चाहती थी उसी तरीके का ही है, तो ओवरवेलम्ड एंड एक्साइटेड फीलिंग वाज दैट। ओके, तो इतना अच्छे से समझ में आ गया। दिस इज हाउ अबाउट डिजाइन थिंकिंग फ्रेमवर्क और इसकी 4 स्टेप्स, दैट इज एम्पैथी मैप, जिसमें हमने सेज और क्या क्या बनाया यहाँ पे, थिंग्स, डज एंड फील्स। ये याद रखना अच्छे से, बनाने को आ गया तो ऐसे ही कुछ बना के आना, ठीक है। और ये आएगा तो किसी भी एग्जाम्पल पर बेस्ड आपसे पूछ लिया जाएगा, क्योंकि एग्जाम्पल्स आर मेनी, नॉट मेनी, एग्जाम्पल्स आर लॉट, है ना, किसी का भी बन सकता है। अंडरस्टूड दिस थिंग? तो बनाना आपको है। ये एम्पैथी मैप क्रिएट करने के लिए कुछ लिंक है, जो ऑनलाइन टूल्स है जो आपको प्रोवाइड, जहां से जाकर आप एम्पैथी मैप सीख सकते हो, बना सकते हो ना, डिजाइन थिंकिंग बेस्ड। ये आपकी सीबीएसई की बुक में भी दिया हुआ है, सो डोंट वरी, वैसे आपको समझ में आ गया होगा। तो फर्स्ट हमने समझ लिया। सेकेंड अब समझते हैं हम डिफाइन। क्या समझ रहे हैं हम? डिफाइन। भाई प्रॉब्लम डेफिनेशन तो समझ ली मैम, हाउ टू डिफाइन प्रॉब्लम एंड व्हाट, हाउ वी जस्ट solve the problem. Okay, अब define में क्या करना है? Define stage is the second stage. Information collected during empathize is used to draw insights and instrumental in stating the problem that needs to be solved. It is an opportunity for design thinker to define the challenge or write the problem statement in the human-centered manner with the focus on unmet needs of the user. समझ में आई ये लाइन? इस लाइन में सिर्फ इतना लिखा है कि इस स्टेज में जो इंफॉर्मेशन है, जो हमने एम्फेथाइज के साथ में जो है कलेक्ट की है, मान लो जो डेटा आपने कलेक्ट किया हुआ है, उसको बेसिकली अब यहाँ पर डिफाइन करने का समय आया है। और इस डिफाइन करते समय आपको यहाँ पे बताना होगा, आप ये स्टेटमेंट दोगे डिफाइन करते समय कि आपने जो प्रीवियस स्टेज में समझी चीजें उसको आप कैसे डिफाइन कर पा रहे हो, कैसे आप प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, ठीक है। इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू डिजाइन थिंकर टू डिफाइन द चैलेंज, to write the problem here, and what's the solution is to extract, gather relevant facts and information from the user customer. It is recommended to use the simple and reliable method of questioning like 5W1H method. अब इसको डिफाइन करने के लिए आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस स्टार्ट करने होंगे, लाइक 5W1H मेथड क्या होती है? हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई एंड हाउ। याद रखना 5W and 1H means what? Who, what, when, where, why and how. ये वही बात हो गई जो कि हमने 4Ws क्लास 10th में AI प्रोजेक्ट साइकिल में पढ़े थे ना, 4W प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाने के लिए। याद आया कि इस प्रॉब्लम से रिलेटेड कौन है, क्यों है, क्या है और कैसे इसको सॉल्व करोगे, वाई, क्या प्रॉब्लम थी। गॉट माई पॉइंट? ये वही है 4Ws and 1H, राइट। सो फॉर ट्रैफिक इशू, अगेन आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी सिटी में अगर ट्रैफिक इशू होता है तो आप इस प्रॉब्लम को डिफाइन कैसे करोगे। किसी सिटी में अगर कोई ट्रैफिक इशू हो रहा है तो आप इसको 5W1H क्वेश्चंस में अराइज डिफाइन कैसे करोगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम को इस तरीके से डिफाइन करना होगा। अगर फर्स्ट W की बात करें तो हु, इस ट्रैफिक से सफर कौन कर रहा है, इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, इसको कौन कंट्रोल करेगा, इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, हु नीड्स इमीडिएट हेल्प, किसे इमीडिएट हेल्प की जरूरत है, हु क्वेश्चन इट एंड हु आइडेंटिफाइज इट। अगर हम व्हाट की बात करें तो व्हाट कैन बी डन इन दैट ट्रैफिक इशू, व्हाट शुड बी डन, ओके, व्हाट इज द इशू, व्हाट कॉजेस द इशू, व्हाट स्टेप्स आर नेसेसरी, व्हाट टू बी अवॉइडेड टू सॉल्व दिस इशू एंड व्हाट मे बी द रीजन ऑफ दिस इशू। Got my point? These are WH questions, what वाले। अगर where की बात करें तो जब भी आपके पास भी कोई प्रॉब्लम आती है तो you should write like this, आपको ऐसे क्वेश्चंस लिखने पड़ेंगे तभी आपको आंसर्स मिलेंगे, राइट। अब where की बात करें तो where the problem seen, प्रॉब्लम कहाँ देखी गई, where else it can occur, ये और कहाँ occur हो सकती है, where to start the solution, where to concentrate more, where the issues are, where can we ignore issue and where is the solution possible. Got it? अभी when की बात करें तो when the traffic occurs, when we can start clearing the traffic, when it is more problematic and when to think about the quick solution and when the traffic ignorable. ठीक है। अगर why की बात करें तो why traffic occurs, why it becomes problematic, why should we find out the solution and why to clear traffic in that city and why can't we ignore traffic। तो इस why से आपको अपना गोल अचीव करने को मिल जाएगा। जब आप why डिफाइन करोगे ना तो कहीं ना कहीं आप अपने गोल को अचीव कर रहे होंगे, जिस प्रॉब्लम को लेकर आप ये डिजाइन और थिंकिंग और ये सारी चीजें सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। और हाउ में आ जाएगा कि कैसे करना है। तो हाउ विल वी फाइंड अ सॉल्यूशन, हाउ टू डील विद द ट्रैफिक, हाउ टू मैनेज द यूजर, हाउ टू सॉल्व विदाउट क्रिएटिंग मोर इश्यूज एंड हाउ टू आइडेंटिफाई द ट्रैफिक। तो वाई में समझ में आ रहा है करना क्या है ना, और हाउ में समझ में आ रहा है कैसे करना है। सो दीज ऑल आर दी 5W1H क्वेश्चंस जो हम डिफाइन करते हैं बिफोर सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम। किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, किसी AI मॉडल को डिजाइन करने के लिए, उस AI मॉडल को डिजाइन क्यों कर रहे हो और उसके बेसिस पे क्या 5W1H हो सकते हैं जो आपको डिफाइन करने होंगे। थर्ड इज आइडिएट।
अभी अगर आइडिएट की बात करें तो इसमें क्या आता है, यहां पे डिफाइन करने के बाद अब आपको आइडियाज की जरूरत है कि भाई ये सारे क्वेश्चंस को जो आपने अराइज किए हुए हैं, जो आपने क्वेश्चंस डिजाइन किए हुए हैं, इन क्वेश्चंस को आखिर सॉल्व करे कैसे। तो आपको क्रिएटिव और इनोवेटिव आइडियाज की जरूरत होती है। अंडरस्टूड। तो आइडिएट यही बताता है कि नाउ द प्रॉब्लम इज ऑब्वियस एंड इट इज टाइम टू ब्रेनस्टॉर्म वेज एंड मेथड्स टू सॉल्व इट। तो अब आपके पास में अलग अलग मेथड्स होना चाहिए जिसके थ्रू आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो एट दिस स्टेज न्यूमरस आइडियाज आर जनरेटेड एज द पार्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सरसाइजेस। इन शॉर्ट, आइडिएशन इज ऑल अबाउट आइडिया जनरेशन। याद रखो, आइडिएशन का मतलब यहां पे क्या लिया गया है, आइडिया जनरेशन से लिया गया है। ड्यूरिंग ब्रेनस्टॉर्मिंग वन शुड नॉट बी कंसर्न्ड इफ द आइडियाज जनरेटेड आर पॉसिबल, फीजिबल और इवन विएबल। ठीक है, द ओनली टास्क ऑफ द थिंकर्स इज टू थिंक मेनी आइडियाज पॉसिबल फॉर देम। ऑब्वियस सी बात है ना। देखो, आपके पास कोई भी प्रॉब्लम होती है तो अगर आपके साथ में कुछ आपके दोस्त लोग बैठे हुए हैं तो सबके पास में अलग अलग आइडियाज आते हैं ना, और जिसका आइडिया बेस्ट होता है, आप सुनते तो सबके आइडियाज हो, किसी का बेस्ट आइडिया होता है, किसी का गुड होता है, किसी का सो आइडियाज होते हैं, किसी का बिल्कुल भी अच्छा आइडिया नहीं होता है। बट क्या होता है, हम सबके आइडियाज को सुनते हैं। अगर आप एक टीम में कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो तो टीम के सारे मेंबर्स की सुननी तो पड़ेगी ना, और फिर ऑन द बेसिस ऑफ दैट आइडियाज यू विल सिलेक्ट वन बेस्ट आइडिया। करते हो ना। यहाँ पे आइडिया जो है वो यही बात कहता है ना, कुछ नई चीज नहीं निकल के आ रही, वही जो हम रेगुलर बेसिस पे करते आ रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या लिखा है, अगर आइडिएट की बात करें तो तीन चीजें हैं यहाँ पे। फर्स्ट इज ब्रेनस्टॉर्म। ड्यूरिंग अ ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन स्टूडेंट्स लेवरेज द सिनर्जी ऑफ द ग्रुप टू जनरेट न्यू इनोवेटिव आइडियाज बाय बिल्डिंग ऑन देयर आइडियाज। पार्टिसिपेंट शुड बी एबल टू डिस्कस देयर आइडियाज फ्रीली विदाउट फियर और क्रिटिसिज्म। दिस इज ब्रेनस्टॉर्मिंग। मेनी आइडियाज आर कलेक्टेड सो दैट डिफरेंट ऑप्शंस आर अवेलेबल फॉर सॉल्विंग द चैलेंज। अभी जितने सारे आइडियाज होंगे तो आपके पास में उतने सारे सॉल्यूशन होंगे। बात समझ में आई? दिस इज ब्रेनस्टॉर्म, जिसमें बहुत सारे आइडियाज आपके पास होते हैं, तो आप किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस के लिए आपको ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ता है। अभी ब्रेन डंप की बात करें तो इसका क्या मतलब होता है? ब्रेन डंप का मतलब होता है इट इज वेरी सिमिलर टू ब्रेनस्टॉर्म लाइक, बट इट इज डन इंडिविजुअली। यहां पे ब्रेनस्टॉर्म में एक टीम में काम हो रहा है, टीम के आइडियाज की बात हो रही है। अगर ब्रेन डंप की बात करें तो यहाँ इंडिविजुअली कोई पर्सन जो है ब्रेनस्टॉर्म की तरह अपने आइडियाज को जनरेट कर रहा है। सो इट अलाउज द कंसर्न पर्सन टू ओपन द माइंड एंड जस्ट थॉट्स बी रिलीज्ड एंड कैप्चर्ड ऑन अ पीस ऑफ पेपर। एक पीस ऑफ पेपर पे वो अपने जो भी थॉट्स है, जो भी उसके आइडियाज है वो लिखता है और क्या करता है, फिर उसे अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ में शेयर करता है। सो दिस इज ब्रेन डंप। समझ में आया? अगर वो जिस भी लार्जर ग्रुप में या टीम मेंबर्स के साथ में, तो इंडिविजुअली वो अपने आइडियाज को लिख रहे होते हैं पेन पेपर पर एंड देन पार्टिसिपेट्स विद द टीम। अभी ब्रेन राइटिंग इज द थर्ड पॉइंट। What is brain writing? Brain writing is also very similar to brainstorm session, है ना, known as individual brainstorming. At a time only the most confident team members share the ideas. अभी फॉर एग्जाम्पल कि आपकी क्लास में आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है, एआई मॉडल, ठीक है। अब उसमें आपके 5 लोगों की टीम है। अगर मैं ब्रेनस्टॉर्मिंग की बात करूं तो पांचों जो टीम मेंबर्स है वो अपने अपने आइडियाज शेयर कर रहे हैं। दिस इज ब्रेनस्टॉर्मिंग। अब मैंने कहा कि यहाँ पे इंडिविजुअली सब अपने आइडियाज को पेन पेपर पे लिखेंगे और फिर अपने आइडियाज को आप पार्टिसिपेट करोगे, सब डिस्कस करोगे लिखने के बाद। दिस इज ब्रेन डंप। अब बात कर ले हम यहाँ पे ब्रेन राइटिंग की, तो ब्रेन राइटिंग में क्या होगा, बेसिकली टीम मेंबर्स में से जो कॉन्फिडेंट टीम मेंबर्स होंगे, जो कॉन्फिडेंट होंगे, मतलब सभी को चांस नहीं मिलेगा, जो कॉन्फिडेंट होंगे वही सिर्फ अपने आइडियाज को सबके साथ में शेयर करेंगे, उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस को निकालने की कोशिश करेंगे। सो एट टाइम्स ओनली द मोस्ट कॉन्फिडेंट टीम मेंबर्स शेयर देयर आइडियाज व्हाइल द इंट्रोवर्ट्स कीप द आइडियाज टू देमसेल्व्स। अंडरस्टूड? ब्रेन राइटिंग गिव्स इंट्रोवर्ट पीपल टाइम टू राइट देम डाउन इंस्टेड ऑफ शेयरिंग देयर थॉट्स आउट लाउड विद द ग्रुप। अंडरस्टूड? अभी टीचर ने कोई असेसमेंट बनाने को दे दिया, कोई प्रोजेक्ट बनाने को दे दिया, या कोई टेस्ट आ रहा है जिसके लिए आपने कोई पढ़ाई नहीं करी है, तो अब क्या करोगे, आपका जो ग्रुप है, आपका जो फ्रेंड्स का ग्रुप है, आप सब लोग मिलकर कुछ ना कुछ डिस्कस करोगे, जिसको जो आता होगा वो उसको समझाएगा, इस तरीके से आप कुछ सॉल्यूशन निकालोगे। तो भाई सारे पर्संस मिलकर कुछ कर रहे हैं, दिस इज ब्रेनस्टॉर्मिंग। इंडिविजुअली अगर आप कर रहे हो और फिर आप सबको बता रहे हो, दिस इज ब्रेन डंप। और ब्रेन राइटिंग में क्या होगा, जो सबसे बेस्ट पढ़ता होगा बच्चा वो सबको समझा रहा है। Got my point? This is brain writing. So the participants write down their ideas on the paper. After a few minutes, pass on their own piece of paper to another participants, who then elaborate on the first person idea and so forth. In this way, all participants pass their papers on to someone else and and this process continue. So यहाँ पर data collect भी हो रहा है एक तरीके से, और कहीं ना कहीं जो है solution भी निकल रहा है. So during brainstorming, one should not be concerned with the ideas generated are possible, feasible, or even viable. So the only task of thinkers and to think many ideas as possible for them. They requires going wide mentally in terms of concepts and outcomes. Okay? तो यहाँ पे वापस से वही पूरी लाइंस को रिपीट किया है। तो अब आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया। अब आ जाते हैं फोर्थ, दैट इज प्रोटोटाइप।
तो मैम इतना तो क्लियर हो गया कि डिजाइन क्या होता है, एम्पैथी क्या होता है। और इसके पहले हमने क्या देखा अभी यहाँ पर, ब्रेनस्टॉर्मिंग और आइडिएट वाला पॉइंट, राइट, कि आइडियाज कैसे आपको जनरेट करना है और जनरेटेड आइडियाज को कैसे यूज करना है। अभी प्रोटोटाइप क्या हो गया, एक बार आइडिया मिल गया, एक बार आपने प्रॉब्लम पे डिस्कस कर लिया, एक बार आपने सारी चीजों को एनालाइज कर लिया, तो अब आप इस पर्टिकुलर प्रोटोटाइप स्टेज में मॉडल डिजाइन करना स्टार्ट कर देते हो। तो कुल मिला के ये वही आई प्रोजेक्ट साइकिल होगी कि फर्स्ट वी डिफाइन द प्रॉब्लम, फर्स्ट वी आफ्टर डिफाइनिंग द प्रॉब्लम वी जस्ट सेट द गोल ऑफ द प्रोजेक्ट बाय 4W 5WH और 5W and 1H, ये हमने डिफाइन कर लिया, हु वेयर वाई व्हेन, ओके। एंड आफ्टर दैट आप सबसे मिलकर बातचीत करके उन पर्टिकुलर क्वेश्चंस के आंसर्स को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, सबके न्यू जनरेटेड आइडियाज से, ठीक है, इनोवेटिव आइडियाज से। एक बार आपको आइडिया फाइनलाइज हो गया, आपको समझ में आ गया कि इस आइडिया से हमें आगे बढ़ना है, इस पर्टिकुलर वे में, इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी में आगे बढ़ना है, तो आप उसका प्रोटोटाइप मॉडल डिजाइन करना स्टार्ट कर देते हो, ठीक है। और एक बार मॉडल बन जाता है तो फिर उसको टेस्ट किया जाता है। दिस इज 2 स्टेप्स। सो क्रिएटिंग अ प्रोटोटाइप इज नॉट अ डिटेल प्रोसेस, इट में इंक्लूड डेवलपिंग सिंपल ड्रॉइंग, पोस्टर, ग्रुप रोल प्लेइंग, होममेड गैजेट्स और 3D प्रिंटेड प्रोडक्ट। तो अब यहाँ पे ना कोई बहुत बड़ा सा एआई मॉडल नहीं बनाना है आपको, आप सिंपल से स्टार्ट करो। आप पेपर पोस्टर से स्टार्ट कर सकते हो, ग्रुप रोल ड्राइंग से स्टार्ट कर सकते हो, है ना, रोल प्ले से स्टार्ट कर सकते हो, होममेड गैजेट्स वगैरह 3D प्रोडक्ट को आप डिजाइन करके स्टार्ट कर सकते हो। सो दिस प्रोटोटाइप मस्ट बी क्विक एंड इजी टू डेवलप एंड चीप, देयरफॉर प्रोटोटाइप्स आर विजुअलाइज्ड एज rudimentary forms of what final product is expected to look like। तो प्रोटोटाइप से आपको ये पता चलता है कि जो फाइनली आपका एआई मॉडल बनने वाला है वो कैसा होगा। आपने एक छोटा सा 3D मॉडल क्रिएट कर लिया अपने प्रोजेक्ट का, ऑन द बेसिस ऑफ दिस 3D मॉडल अब आप आगे जब फाइनलाइज करोगे तो वो कैसा होने वाला है, इसी को प्रोटोटाइप कहते हैं। तो आपका जो फाइनल आंसर निकल के आएगा ना, जो आपका फाइनल सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, वो डिपेंड करेगा आपके प्रोटोटाइप पे, ओके। तो प्रोटोटाइप कैन बी मेड विद एवरीडे मटेरियल्स आल्सो, आप जो भी एवरीडे के मटेरियल से किसी से भी बना सकते हो। एट द लास्ट वी जस्ट टेस्ट इट, आप इस प्रोटोटाइप को टेस्ट करोगे ना। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस इज टू टेस्ट द प्रोटोटाइप विद द एंड यूजर्स। अब ऐसा नहीं कि आपके 5 टीम मेंबर्स है तो उन्होंने मिलकर चेक कर लिया, हो सकता है आप अपने टीचर्स से चेक करवा रहे हो अपने प्रोटोटाइप मॉडल को, तो आपका जो भी मॉडल डिजाइन किया हुआ है प्रोटोटाइप, उसको टीचर चेक करेगा, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हुई तो वो आपको बताएंगे, और नहीं हुई तो आपका मॉडल ओके कर दिया जाएगा। मेरी बात समझ में आई? वही सब यहाँ पे लिखना है टेस्ट में। इट इज ऑफन सीन गोइंग पैरेलल टू प्रोटोटाइपिंग, और ये प्रोटोटाइपिंग के साथ में पैरेलल ही चलता है, ठीक है। आपने थोड़ा बनाया, उसको चेक करवाया, फिर बनाया, फिर चेक करवाया, चेक करवाने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम होती तो फिर उस प्रोटोटाइप में आप चेंजेस करते हो। सो दिस इज गोइंग पैरेलल, ओके। ड्यूरिंग टेस्टिंग द डिजाइनर्स रिसीव फीडबैक अबाउट द प्रोटोटाइप, आपको प्रोटोटाइप का फीडबैक मिलता है, एंड गेट एन अपॉर्चुनिटी टू इंटरैक्ट एंड एम्फसाइज विद द पीपल। देखो फिर से एम्फसाइज पे आ गए यहाँ पे हम, है ना, कि यहाँ पर आप एम्फसाइज करते हो, लोगों के साथ बातचीत करते हो, अपने प्रोटोटाइप को एक्सप्लेन कर रहे होते हो, अपने मॉडल को टेस्ट करवा रहे होते हो, तो एम्फसाइज फिर से स्टार्ट हो जाती है प्रोसेस। गॉट माई पॉइंट? वाई इट इज आइटरेटिव, कि पीपल्स क्या सोचते हैं, उनके क्या सॉल्यूशंस है, उसमें क्या प्रॉब्लम्स है, वो सारी चीजें फिर से डिफाइन होती है। सो दैट इज व्हाई वी कैन से इट इज आइटरेटिव प्रोसेस। अंडरस्टूड? अब इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। इतना तो समझ में आ गया, क्या स्टेप्स है वो समझ में आ चुका है, होपफुली आपको बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो रहा होगा। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या कहता है ये समझो। हमने क्लास 10th में भी पढ़ा था, दिस इज द बिगेस्ट इशू या बिगेस्ट चैलेंज, इशू नहीं बोलेंगे, बिगेस्ट चैलेंज है ना, इशू नहीं बोलेंगे, चैलेंज है हमारे पास कि कुछ यहाँ पे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है जो गवर्नमेंट ने हमें बताया है कि भाई 2030 तक हमें अचीव करना ही है। अगर ये अचीव कर लिया तो लाइफ जिंगल लाला, ऐसा कुछ वाला काम है, राइट। नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ, वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर, सैनिटाइजेशन एंड क्लाइमेट एक्शन, लाइक इस तरीके से पूरे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो कि 193 मेंबर्स यूनाइटेड मेंबर्स में यूएनईपी में डिफाइन किए गए थे, राइट। 2015 से इसको जो है इसको मूव ऑन किया जा रहा है और अभी तक ये सारी चीजें चल रही है और काफी सारी चीजें इसमें हमने अचीव भी अभी तक कर ली है अगर देखा जाए तो, राइट। जैसे जेंडर इनइक्वालिटी हो गया, जीरो हंगर, लगभग क्वालिटी एजुकेशन आजकल आप देख रहे हो, ठीक है, क्लीन वाटर सैनिटाइजेशन देख रहे हो आप, ठीक है, ऑर्गेनिक जो है फार्मिंग एंड ऑर्गेनिक मटेरियल्स आते हैं, तो लाइफ ऑन लैंड एंड ऑल, ये इसमें से कुछ तो हम अचीव कर भी रहे हैं, राइट। अब यहाँ पे इस चैलेंज में प्रॉब्लम क्या है,
हमें क्या करना है मैम? सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मेन मोटिव है कि फ्यूचर नीड्स को फुलफिल करना विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द प्रेजेंट नीड। आज आपको जो भी नेचुरल रिसोर्सेज मिल रहे हैं, सनलाइट, वाटर, जो भी कुछ मिल रहा है उसको आप यूज करो, ऐसा नहीं कि उसको आप यूज मत करो, वाटर वगैरह, बट आप उसको उतना ही यूज करो जितना जरूरी है फ्यूचर जनरेशन के लिए, फिर हम उसको बचा के रख सकते हैं, है ना। अगर आप वेस्ट करोगे तो वो फ्यूचर जनरेशन तक के लिए बचेगा ही नहीं। तो ये बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहता है। सो ग्लोबल कम्युनिटी इज विटनेसिंग अ ट्रांजिशन टुवर्ड्स अ सस्टेनेबल फ्यूचर। टू अचीव अ सस्टेनेबल फ्यूचर 17 गोल्स हैव बीन अनाउंस्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस, टर्म्ड एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, है ना। 17 गोल्स यूनाइटेड नेशन ने डिफाइन किए। प्रोजेक्ट्स अंडरटेकन ऑल ओवर द वर्ल्ड प्ले क्रूशियल रोल इन फुलफिलिंग द टास्क बाय अलाइनिंग द स्ट्रेटजीज एंड विजन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड टारगेट्स। दे कैन स्टूडेंट कैन सेलेक्ट द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन SDGs, फाइंड एन AI सॉल्यूशन फॉर इट। आपको क्या करना है यहाँ पे, इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में क्या प्रॉब्लम है वो फाइंड आउट करना है और उसके लिए एक AI सॉल्यूशन निकालना है। समझ में आया क्वेश्चन क्या है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में 17 जो गोल्स यहाँ दिए हुए हैं, इसको आपको इसके अंदर क्या प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम क्या फेस हो रही है वो समझना है और उसके लिए एक AI सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो प्रॉब्लम क्या है, SDG 2 वॉज अडॉप्टेड टू अचीव जीरो हंगर, है ना। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का सेकंड वाला जो गोल है वो ये बता रहा है कि यहां पर हमें जीरो हंगर को अचीव करना है। सो दैट मींस इट इज एसेंशियल टू रिकॉग्नाइज दैट सक्सेसफुल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आवर करंट फूड सिस्टम्स शुड टेकल द मेन ग्लोबल चैलेंजेस इन द सस्टेनेबल, हेल्दी एंड इंक्लूसिव मैनर। ऑब्वियस कि यहां पर इस टारगेट को अचीव करने के लिए, जीरो हंगर के लिए, जो करंट फूड सिस्टम है उसको सस्टेनेबल फूड सिस्टम में कन्वर्ट करना होगा, शिफ्ट करना होगा, ताकि कोई भी जो है बेसिकली इस चैलेंज को फुलफिल कर पाए, इससे सफर ना करे। सबकी हेल्दी फूड हैबिट्स हमने रखनी होगी, जो भी फूड सप्लाई चेन है हर एरिया में कंप्लीट करवानी होगी। कंजप्शन ऑफ फूड एज पर द प्रोडक्शन, जितना फूड प्रोड्यूस हो रहा है उतना कंज्यूम हो भी रहा है कि नहीं, कहीं कम तो नहीं है, ज्यादा तो नहीं है। सीजनल फूड सारे लोगों को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो इस तरीके से आपको सारी इंफॉर्मेशन पहले तो पता करनी होगी। नाउ आर दीज एरियाज वेयर द स्टूडेंट कैन कॉन्सेंट्रेट फॉर आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम्स एंड ट्राई टू ड्राइव सिंपल AI बेस्ड सॉल्यूशन, और फिर यहां से आप एक सिंपल AI बेस्ड सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हो। तो देखो प्रॉब्लम आपके सामने है, उससे उन चैलेंजेस से हमने फिर फर्दर एक पर्टिकुलर गोल को पकड़ा और उससे प्रॉब्लम को डिफाइन कर लिया। तो दीज आर द क्वेश्चंस। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। सम अदर कॉजेस द SDGs आर गुड हेल्थ एंड वेलबींग, जेंडर इनइक्वालिटी, रिन्यूएबल एनर्जी, जो मैंने अभी बताया वही, प्रोटेक्टिंग रिसोर्सेज, प्रमोटिंग रिस्पॉन्सिबल कंजप्शंस, प्रोवाइडिंग एक्सेस टू एजुकेशन। अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो पता ही ना, सेफ सिटीज एंड कम्युनिटीज, राइट। ये सारे भी इश्यूज बन सकते हैं, राइट। अभी हमने सिर्फ जीरो हंगर का एग्जांपल लिया, बट ये सब भी हो सकते हैं। अब इसके लिए प्रोजेक्ट बनाना कैसे है मैम? तो सबसे पहले तो आपको एक एब्स्ट्रैक्ट प्रोजेक्ट क्रिएशन पे वर्क करना होगा, जिसमें हम डिजाइन थिंकिंग फ्रेमवर्क को फॉलो कर रहे होंगे, ठीक है। नाउ वी कैन नाउ चूज अ प्रॉब्लम। आपको एक कैपस्टोन प्रोजेक्ट बनाना है इस SDG में जीरो हंगर को लेकर। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर सबसे पहले तो प्रॉब्लम को डिफाइन करोगे, प्रॉब्लम जो मैंने बताई अभी, ठीक है। और इसके बेसिस पर आप एक डिजाइन थिंकिंग फ्रेमवर्क, मतलब वही डिजाइन फेज जो हमने देखा, एम्पैथी और 5 जो स्टेप्स देखी ना, वो सारी आइडिएट वगैरह, टेस्ट, प्रोटोटाइप, वो सब आपको यहाँ फॉलो करनी है। कोई भी कैपस्टोन प्रोजेक्ट बनाना है तो 5 स्टेप आपको फॉलो करनी है। फर्स्ट, फॉर्मेट द प्रोजेक्ट एब्स्ट्रैक्ट क्रिएशन। सबसे पहले तो आपको अपने प्रोजेक्ट का नाम डिसाइड करना होगा। फिर आपकी टीम में कितने लोग काम करने वाले हैं वो टीम मेंबर्स डिसाइड करने होंगे। सेकंड, प्रॉब्लम सिलेक्शन, कि अब आखिर प्रॉब्लम क्या फेस हो रही है। तो इंपॉर्टेंट इशू विच यू थिंक कैन बी सॉल्व बाय यूजिंग AI, एक ऐसा इशू जो आप AI के थ्रू सॉल्व कर सकते हो, है ना। लाइक आप इसका जो आंसर है वो सर्वे, इंटरव्यूज के बेसिस पर, है ना, सॉल्व कर सकते हो। तो आपको वो डिफाइन यहाँ करना पड़ेगा। यूजर अफेक्टेड बाय द प्रॉब्लम, कितने यूजर है जो इस प्रॉब्लम से अफेक्ट कर रहे हैं, है ना। अब एम्पैथाइज फेज में क्या आएगा, आपको एक एम्पैथी मैप बनाना होगा, जो मैंने बताया था, से, डज, फील, थिंक, वो वाला एम्पैथी मैप यहाँ पे बनाना होगा। नाउ एक बार अगर इतना सब हो गया तो आप फिर आ जाओगे डिफाइन फेज में। एम्पैथी फेज गया, डिफाइन फेज आएगा, जहां पे 5W1H को डिफाइन करोगे, प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाओगे। फिर आइडिया निकालोगे कि हाउ टू सॉल्व इट, आइडिएट मेथड के थ्रू, ब्रेन स्टॉर्मिंग, ब्रेन राइटिंग, उसका आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। सबके आइडियाज लिखो, जिसका बेस्ट लगे उसके साथ में प्रोटोटाइप मॉडल डिजाइन करो। प्रोटोटाइप मॉडल डिजाइन हो जाएगा, अब उसमें आप 3D के थ्रू एक कोई ड्राइंग बना सकते हो, पोस्टर बना सकते हो। सिंपल ड्राइंग करके भी आप प्रोटोटाइप ड्रॉ कर सकते हो, कोई होममेड गैजेट वगैरह ड्रॉ कर सकते हो, जैसे मैंने बताया। एक प्रोटोटाइप ड्रॉ करोगे एंड द लास्ट स्टेप, टेस्ट दिस। जैसे ही इसको टेस्ट करोगे तो उसके बाद में आपको ये पता चलेगा कि जो आपने इतनी स्टेप्स फॉलो
फॉलो की है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्टेप्स आपने सही काम किया या नहीं किया, कोई एरर तो नहीं है, एरर होगी तो वापस से स्टार्ट करोगे, और एरर नहीं होती तो फिर इसको आप फर्दर यूज के लिए ले सकते हो। डन? इतना अच्छे से समझ में आया? तो यहीं पे इस यूनिट को खत्म करती हूँ एंड होपफुली अब आपके दिमाग में वो स्टेप्स क्लियर हो गई होंगी कि अगर आपको अब कोई भी प्रोजेक्ट डेवलप करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉब्लम को डिफाइन करना है। सेकंड, प्रॉब्लम डिफाइन करने के पहले आप उसको क्या करोगे, प्रॉपरली डिजाइन करोगे, डिफाइन करोगे। डिफाइन करने के बाद प्रोटोटाइप मॉडल रेडी करोगे, फिर उसको टेस्ट करोगे। तो प्रॉब्लम डिफाइन करना सबसे बड़ा टास्क है। अगर वो एक बार हो गया, प्रॉब्लम डिफाइन करना, उसको सॉल्व कैसे करना, अगर ये पता चल गया तो आगे की प्रोसेस तो आराम से होती चली जाती है। ठीक है, तो मिलेंगे अगले यूनिट में जिसमें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट यूनिट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अमेजिंग सेशन जो आपका इंतजार कर रहा है। अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, देन व्हाट इज योर वेटिंग फॉर? जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। ठीक है, अपने जूनियर्स और सीनियर्स को इन्फॉर्म कर देना। आपकी बरखा मैम क्लास 9 to 12 IT, IP, AICS सारे सब्जेक्ट्स के 100% फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर्स प्रोवाइड कर रही है ताकि आप अपने एग्जाम को फोड़ कर आ सको, 100 out of 100 को अचीव कर सको। ओके जी, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हियर, बाय बाय।